हेलो दोस्तों, स्टडी फॉर सिविल्स में आपका स्वागत है। आज हम एक नई सीरीज़ आपके लिए लेकर आए हैं। ये हमारी मॉडर्न इंडिया की सीरीज़ है जिसमें हमने कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से पूरे मॉडर्न इंडिया को कवर करने की कोशिश की है। इसमें हमारा कंटेंट है स्पेक्ट्रम बुक बाय राजीव अहीर एंड घटना चक्र। इस सीरीज़ में हमने कोशिश की है कि हम सारे इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स आपके कवर कर सके और एक कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से मॉडर्न हिस्ट्री आपके लिए आसान कर सके, ताकि आपको कोई और सोर्स फॉलो करने की ज़रूरत नहीं पड़े। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने पहले चैप्टर से, जो कि है एडवेंट ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया। तो अगर हम एडवेंट ऑफ यूरोपियंस की बात करें, तो अगर हम मॉडर्न इंडिया की बात कर रहे हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि मॉडर्न इंडिया हमारा स्टार्ट कहाँ से होता है। इसका जवाब अभी तक किसी के पास नहीं है। क्यों? क्योंकि हिस्ट्री एक कंटिन्यूम सीरीज़ है। हम अभी कभी भी ऐसी बात नहीं बोल सकते कि मुग़ल एम्पायर ख़त्म इस टाइम पर हो गया था और मॉडर्न इंडिया अभी स्टार्ट हो गया है, क्योंकि अभी तक जो हिस्टोरियंस हैं वही इस चीज़ पर अभी तक कंफर्म नहीं हुए हैं कि कब ख़त्म हुआ था। तो इसीलिए आप देखोगे, जब आप राजीव अहीर पढ़ते हो तो आपने देखा होगा कि यूरोपियंस के आने के टाइम हम कुछ पार्ट मुग़ल इंडिया का भी पढ़ते हैं। ऐसा क्यों पढ़ा जाता है? क्योंकि जो हमारा मुग़ल एम्पायर डिसइंटीग्रेट हो रहा था, तब हमारे यूरोपियंस इंडिया में आए थे। तो जब हम ये बोल सकते हैं मेडिवल इंडिया का ख़त्म जो फेज़ था, एंडिंग फेज़, वो आपका मॉडर्न इंडिया का स्टार्टिंग फेज़ था। इसीलिए हम मुग़ल इंडिया को, मेडिवल इंडिया को भी और मुग़ल एम्पायर को कवर अप करते हैं इस बुक में। तो सबसे पहले अगर हम यूरोपियंस के बारे में पढ़ेंगे तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि मेडिवल इंडिया में ऐसा क्या हो रहा था कि मॉडर्न इंडिया की शुरुआत हुई। तो इसी में अगर हम आगे बढ़ें तो हमें पता चलेगा कि फैक्टर रिस्पॉन्सिबल क्या थे यूरोपियन एडवेंट में। ठीक है, तो ये देखो, ये कुछ फैक्टर्स है, इसमें कुछ और भी फैक्टर्स होंगे। पहले हम ये फैक्टर देखते हैं। एडवांसमेंट ऑफ यूरोपियंस इन आर्ट ऑफ शिप बिल्डिंग एंड नेविगेशन। तो यूरोपियन की इसमें मतलब वो बहुत एडवांस कर रहे थे, क्योंकि आपको पता होगा, अगर आपने वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ी है तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन यूरोप में हो रहा था उस टाइम। तो जो यूरोप था वो बहुत एडवांस हो चुका था शिप बिल्डिंग और नेविगेशन में। तो इससे क्या हुआ कि उनके पास बहुत एडवांस शिप्स थी, जिसकी वजह से आपने जो यूरोपियंस थे वो बाय शिप इंडिया में आए थे। इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ यूरोपियंस, तो ये एक वो भी था कि आपका इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो रहा था वहाँ पर। तो वेल्थ तो जो था यूरोपियंस के पास वो बहुत एक्यूमुलेट हो गया था, इसीलिए उनको और सारी कंट्रीज़ को कॉलोनीज बनाना था, मार्केट बनाना था। फिर नेक्स्ट पॉइंट है डिमांड फॉर लग्जरीज लाइक इंडियन कमोडिटीज़, जो कि आपके स्पाइसेस, कैलिकोज, सिल्क, वेरियस प्रेशियस स्टोन्स, पॉर्कलिन, ये सारी डिमांड थी। क्योंकि अब वही है ना, आपके पास जैसे वेल्थ होता है तो आप नई नई चीज़ें खरीदते हो। तो जैसे अगर ब्रिटेन में या यूरोप में अगर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ तो उनकी वेल्थ बढ़ने लग गई। अब उनके पास पैसा है तो कहीं तो खर्चा करेंगे। तो वो इंडियन कमोडिटीज़, जैसे आपने भी सुना होगा कि मेडिवल टाइम में इंडिया को सोने की चिड़िया बोला जाता था। तो जो इंडिया की कमोडिटीज़ थी वो मतलब पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड बहुत डिमांडेड थी। तो जो यूरोपियंस थे वो इंडियन कमोडिटीज़ को परचेज करते थे अपने वेल्थ से। फिर है आपका इमेंस वेल्थ ऑफ इंडिया, तो वही है, सोने की चिड़िया थी। तो कुछ टाइम के बाद ऐसा लगता ही है कि सोने की चिड़िया से सामान आ रहे हैं तो क्यों ना उसको ही कॉलोनी बना लिया जाए, सारा सामान ही अपना हो जाएगा। तो ये भी एक फैक्टर था। आगे बढ़ते हैं तो अगर हम ये हमारी क्रोनोलॉजी है। बट क्रोनोलॉजी से पहले हम ये देखेंगे कि यूरोपियन का जो एडवेंट हुआ था, तो यूरोपियन ने ऐसा क्या था कि इंडिया में डायरेक्ट सी रूट उन्होंने ढूंढने की कोशिश की थी, क्योंकि ट्रेड तो पहले भी हो रहा था इंडिया एंड यूरोप के बीच में। तो ऐसा क्या हुआ कि यूरोपियंस को डायरेक्ट इंडिया आना था? कुछ तो ऐसा हुआ होगा ना, एवरीथिंग हैज़ अ रीज़न बिहाइंड इट। सो देयर मस्ट बी अ रीज़न कि यूरोप को डायरेक्ट इंडिया आना था। तो अगर वो हम देखें तो ये बोल रहा है वाई अ सी रूट टू इंडिया। देखो, इसमें ये बोल रहे हैं कि पहले जो हमारा मेडिवल इंडिया था, तो वैसे ही मेडिवल यूरोप भी होगा एंड पूरे वर्ल्ड में मेडिवल टाइम चल रहा होगा। तो अगर हम मेडिवल वर्ल्ड की बात करें तो जो हमारी मिडल ईस्ट है, जो कि अभी आपका सऊदी अरेबिया ईरान वाला रीजन है, तो अगर हम मेडिवल
मेडिवल वर्ल्ड में, मेडिवल ईस्ट की बात करें, जो आपका मिडिल ईस्ट है, तो उस टाइम जो रोमन एम्पायर था वहाँ पर वो डिसइंटीग्रेट हो चुका था। तो रोमन एम्पायर के डिसइंटीग्रेट के बाद क्या हुआ कि वहाँ पर जो अरब्स थे वो रूल करने लग गए। अगर वहाँ पे अरब रूल कर रहे हैं तो इससे मतलब इंडिया और ब्रिटेन के ट्रेड में क्या फ़र्क पड़ा? बहुत बड़ा फ़र्क पड़ा। इससे क्या हुआ, जो अरब्स थे ये इस्लामिक वो थे, ट्रेडर्स थे। तो जो भी ट्रेड जाता था इंडिया से यूरोप में या यूरोप से इंडिया में, वो इनके थ्रू जाता था, अरब्स के थ्रू। तो ये बहुत हेवी प्राइस चार्ज करते थे उस ट्रेड के लिए। अगर जैसे इंडियंस को अगर यूरोप में अपना प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करना है, या तो कुछ प्रोडक्ट यूरोप से इंडिया की तरफ आ रहा है, तो दोनों तरफ के ट्रेड में ये जो अरब्स थे ये बहुत ज़्यादा मुनाफा कमा रहे थे। तो कुछ टाइम तक तो ठीक है, बट जब यूरोप मतलब बहुत ज़्यादा एडवांस हो चुका था, तो उनको क्या लगा कि हम बहुत ज़्यादा पैसे दे रहे हैं इनको, एंड वो लॉस सफ़र कर रहे थे। तो मतलब उन्होंने क्या सोचा कि क्यों ना हम डायरेक्ट इंडिया के लिए एक रूट ढूंढ लें, जिसकी वजह से हमें इन अरब्स के रूट्स के थ्रू नहीं जाना होगा। ये कौन सा रूट था? ये आपका रेड सी वाला एरिया था। जो रेड सी वाला एरिया था वहाँ से आपका ट्रेड होता था इंडिया एंड यूरोप के बीच में। सो व्हाट द यूरोपियंस थॉट कि हम एक नया रास्ता ढूंढ लेते हैं जिससे हम डायरेक्ट ट्रेड कर सकते हैं इंडिया से। तो ये किसने सोचा सबसे पहली बार? ये अब हम यहाँ पढ़ेंगे। सी कैप्चर ऑफ कंस्टेंटिनोपल इन 1453 एंड Syria and Egypt later by Ottoman Turks, calling for a new route to reach India without dealing with Arabs and Turks। तो ये कैप्चर कर लिया था इन्होंने, टर्क्स ने। सो व्हाट द यूरोपियंस थॉट कि हम इंडिया के पास ऐसे पहुंचते हैं कि जिससे हमें इन अरब्स इन टर्क्स से डील नहीं करना पड़े। ठीक है। तो उस टाइम जो यूरोप में सबसे कंट्री जो प्रोग्रेस कर रही थी वो थी आपकी वेनिस एंड जिनोवा। बट वट हैपेंड वॉज दे वर टू स्मॉल टू स्टैंड अप टू द टर्क्स। ये दो प्रोग्रेस तो कर रहे थे, बट ये अरब से अगर बोले कि अगर कोई ऐसी फाइट हो जाती तो ये अरब का या टर्क्स का मुकाबला नहीं कर सकते थे। तो इन्होंने क्या किया कि स्पेन एंड पोर्टुगल एडेड विथ मनी एंड मैन बाय नॉर्दर्न यूरोपियंस एंड बाय शिप्स एंड टेक्निकल नॉलेज बाय द जिनोइस। तो इन्होंने क्या किया, जो वेनिस एंड जिनोवा थे इनको पता था कि हम तो अरब के मुकाबले में कुछ नहीं है, तो हम एक काम करते हैं, हम स्पेन एंड पोर्टुगल को भेजते हैं। तो इन्होंने क्या किया, जितनी भी फंडिंग थी ये लगा दी स्पेन एंड पोर्टुगल, ताकि वो इंडिया से डायरेक्ट रूट ढूंढ सके। तो जो जिनोइस थे ये शिप्स दे रहे थे, एंड स्पेन एंड पोर्टुगल को मनी एंड मैन दे रहे थे नॉर्दर्न यूरोपियंस, इनको एड कर रहे थे ताकि वो जाके नया रूट ढूंढ सके इंडिया के लिए। ठीक है। Spain and Portugal, okay, the Portuguese, the pioneers followed by Dutch, English, Danes and the French respectively to reach India। तो हमने देखा कि जो वेनिस एंड जिनोवा थे वो खुद नहीं गए, उन्होंने स्पेन एंड पोर्टुगल को एड कर दिया था कि आप जाकर एक डायरेक्ट सी रूट ढूंढो। उसके बाद जाते हैं पोर्टुगेज सबसे पहले। तो अगर हम क्रोनोलॉजी देखें तो ये क्रोनोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए भी, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले इंडिया में कौन आया था और ऐसा क्या मतलब जियोपॉलिटिकल सिनेरियो बन रहा था इंडिया में और ऑल ओवर द वर्ल्ड कि दूसरी कंट्रीज़ ने इंडिया को बाद में मतलब कैप्चर किया या इन्वेड किया, और बाद में सबसेकेंड कौन कौन सी कंट्रीज़ आई थी या कॉलोनीज़ इंडिया बनी थी। ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो सबसे पहले पोर्टुगीज़ आई थी। अगर हम पोर्टुगीज़ की देखें तो ये एक ट्रीटी थी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थी। अब हमने देखा कि स्पेन एंड पोर्टुगल को वेनिस एंड जिनोआ ने क्या किया था, एड कर रहे थे। बट अब कौन किसको एक्सप्लोर करेगा, ये सबसे बड़ा डिलेमा था उस टाइम कि स्पेन कहाँ जाएगा एंड पोर्टुगल कहाँ जाएगा। तो एक ट्रीटी हुई उन दोनों के बीच में जिसको हम बोलते हैं ट्रीटी ऑफ टॉर्डेसिलिस 1494 में हुई थी। इससे क्या हुआ, इससे जो स्पेन एंड पोर्टुगल थे इन्होंने नॉन क्रिश्चियन वर्ल्ड को एक दूसरे के बीच में डिवाइड कर लिया था। किसको? नॉन क्रिश्चियन वर्ल्ड को। ये एक लाइन थी जो कि एक इमेजिनरी लाइन थी, क्योंकि ऐसा तो नहीं है ना कि वो लाइन ड्रॉ कर देंगे वर्ल्ड में। इट वाज जस्ट एन इमेजिनरी लाइन जो उन्होंने ऐसे डिमार्केट कर दी थी कि देखो भाई ये एरिया तुम्हारा होगा और ये एरिया हमारा होगा। तो ये एक इमेजिनरी लाइन थी, अटलांटिक
में ईस्ट फॉर पोर्टुगल एंड वेस्ट फॉर स्पेन। तो इन्होंने एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ की अटलांटिक में, जिससे उन्होंने बोला कि जो भी ईस्ट का एरिया होगा उस लाइन से वो पोर्टुगल का होगा और जो भी वेस्ट का होगा वो स्पेन का होगा। तो अगर हम ईस्ट की बात करें तो उस अटलांटिक जो लाइन थी अटलांटिक में, उसके ईस्ट में इंडिया आता था। एंड दिस वाज द मेजर रीज़न कि जो पोर्टुगल था वो इंडिया में आया और स्पेन नहीं आया। मतलब बहुत लोग ऐसा सोचते हैं कि मतलब अगर स्पेन एंड पोर्टुगल दोनों थे तो पोर्टुगल क्यों आया। तो ये इसका रीज़न है ट्रीटी ऑफ टॉर्डेसिलिस। इसमें डिसाइड किया गया था जो ईस्ट की टेरिटरीज़ हैं उसमें पोर्टुगल जाएगा, एंड दिस वाज द मेजर रीज़न कि पोर्टुगल इंडिया में आया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। तो इम्पॉर्टेंट रूलर्स कौन थे पोर्टुगीज़ के। अब हमने देखा पोर्टुगीज़ इंडिया में आए। सबसे पहले जो आए थे पोर्टुगीज़ से वो थे आपके वेस्को डा गामा। अब वेस्को डा गामा आए थे कौन से ईयर में, 1498 में। कहाँ आए थे, दी पोर्ट ऑफ कैलिकट। कहाँ से आए थे, बाई केप ऑफ गुड होप। अब ये केप ऑफ गुड होप कहाँ है, देखिए आपका जो अफ्रीका का जो सदर्न टिप है ये उसको बोलते हैं केप ऑफ गुड होप। तो जब हमने देखा कि रेड सी वाले एरिया को वो लोग बॉयकॉट कर रहे थे, इसीलिए जो वेस्को डा गामा थे वो घूम कर आए इंडिया में अफ्रीका के थ्रू केप ऑफ गुड होप से। ठीक है, और वो पहुँचे पोर्ट ऑफ कैलिकट एंड ही वॉज वेलकम्ड बाय जोमोरिन। जोमोरिन कौन थे, वो रूलर ऑफ कैलिकट थे। तो वो कैलिकट पहुँचे और कैलिकट के रूलर उस टाइम थे जोमोरिन। अब इस टाइम ये देखो वेस्को डा गामा जो थे ये चले जाते हैं, ये एक बार इंडिया आते हैं, ये बहुत सारी स्पाइसेस लेके यहाँ से चले जाते हैं और उस स्पाइसेस से ये बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करते हैं। ठीक है, तो ये क्या करते हैं 1502 में वापस इंडिया आते हैं। ठीक है, ये इनकी फर्स्ट विजिट थी 1498 में। इनकी सेकंड विजिट होती है 1502 में। ठीक है, जब ये सेकंड विजिट आते हैं तो ये अभी तो पहले हमने देखा कि ये बस स्पाइसेस लेके चले जाते हैं, जिससे बहुत, क्योंकि जिस प्राइस पर ये स्पाइसेस इंडिया से लेकर जाते हैं उसके बहुत टाइम्स ये उस स्पाइसेस को यूरोप के मार्केट में बेच देते हैं। फिर ये 1502 में वापस इंडिया आते हैं। इस बार अब उन्होंने देखा ना कि जो प्रोडक्ट वो इंडिया से लेकर गए उनसे उन्होंने बहुत मुनाफा कमाया, तो उन्होंने सोचा कि एक ट्रेडिंग मतलब स्टेशन ही खोल देते हैं इंडिया में। तो जब वो सेकंड विजिट पर आए तो उन्होंने ट्रेडिंग स्टेशन खोले अपने कैलिकट, कोची एंड कनानौर में। तो ये तीन जगह बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये अक्सर एग्ज़ाम से पूछे जाते हैं कि कौन सी जो कंट्री थी उन्होंने अपने जो ट्रेडिंग स्टेशंस थे या वो उनके जो पोर्ट्स थे वो कहाँ इस्टेब्लिश किए थे। तो जो पोर्टुगीज़ थे वेस्को डा गामा उन्होंने इस्टेब्लिश किए थे कैलिकट, कोची, कनानौर। अगर आपको याद करने में तकलीफ़ हो रही है तो आप इनको 3C से भी लर्न कर सकते हो, क्योंकि 3C आपको और किसी भी रूलर के या और किसी भी कंट्री के उसमें नहीं मिलेगा, तो ये बहुत इजीली लर्न हो जाता है। कैलिकट, कोची और कनानौर। अगर आपके पास कोई और तरीका हो इसको लर्न करने का तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मैंने तो ऐसे ही लर्न कर रखा है 3C करके। इसके बाद इन्होंने जो ट्रेडिंग स्टेशंस ओपन अप किए थे, इस्टेब्लिश किए थे, इनको फोर्टिफाई कर दिया सब्सिक्वेंटली विथ टाइम। तो पोर्टुगल अनलाइक अदर ट्रेडर्स वांटेड टू मोनोपोलाइज ट्रेड इन इंडिया। तो ये हम देखेंगे कि जो पोर्टुगीज थी ये क्या थे, ये खाली ट्रेडिंग के लिए इंडिया में नहीं आए थे, ये मतलब मोनोपोलाइज करते थे क्योंकि अरब लोग रेड सी वाले एरिया में डोमिनेट कर रहे थे। तो हम देखेंगे आगे कि कैसे ये मोनोपोलाइज कर लेते हैं ट्रेड को, कि बस हम ही ट्रेड करेंगे, और ये सबसे बड़ा रीज़न होगा इनके डाउनफॉल का। ठीक है, तो ये मोनोपोलाइज करना चाहते थे ट्रेड इन इंडिया। नेक्स्ट हमारे रूलर थे पोर्टुगीज में, फर्स्ट वेस्को डा गामा थे, सेकंड थे पेड्रो एल्वरेज कैब्रल। तो इन्होंने फर्स्ट फैक्ट्री स्टैब्लिश की थी एट कैलिकट इन 1500। सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट जो कि अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि सबसे पहली फैक्ट्री जो पोर्टुगीज़ की थी वो कहाँ स्टैब्लिश की गई थी, तो वो कैलिकट में स्टैब्लिश की गई थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। So this embarked the era of European rule in Indian subcontinent. Since Portuguese were the first to come to India और उन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री खोली, तो ये एक सिग्निफाई करता है यूरोपियन रूल स्टार्ट हो गया है इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। वो हम बोल नहीं सकते कि उस टाइम यूरोपियंस रूल कर रहे थे, बट ये देखा जाता है कि
विथ मतलब लाइक जैसे जैसे टाइम पास होता है वैसे वैसे उनका कंट्रोल इंडिया पर बढ़ता जाता है। इनके थर्ड रूलर थे फ्रांसिस डी अल्मेडा, जो कि रूल कर रहे थे 1505 से 1509 तक। ये मतलब आप सोचोगे कि सीक्वेंस लर्न करना इम्पॉर्टेंट है कि नहीं है, मतलब ऐसे तो मैं नहीं बोलूँगी कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, बट एक आइडिया होना चाहिए ताकि अगर आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए कि इस टाइम पर ये रूलर थे या ये गवर्नर थे, तो आप एलिमिनेट कर सको ऑप्शंस को। तो एक ब्रीफ आइडिया होना बहुत ज़रूरी है इसका भी। अच्छा, फ्रांसिस डी अल्मेडा के बारे में देखिए तो ही embarked द एरा ऑफ यूरोपियन रूल ऑन इंडियन सबकॉन्टिनेंट। ही वाज द फर्स्ट गवर्नर इन इंडिया, इनिशिएटेड द ब्लू वाटर पॉलिसी। तो ये पोर्टुगीज गवर्नर सबसे पहले पोर्टुगीज गवर्नर थे। अभी तक हमने देखा कि जो हमने अभी दो पढ़े, वास्को ड गामा और आपके ये कैब्रल थे, ये गवर्नर नहीं थे। जो पहली फैक्ट्री स्टैब्लिश हुई थी उसके बाद जो मतलब लाइक जैसे हमने देखा, हम देखेंगे जैसे आपने पढ़ा भी होगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसमें भी गवर्नर थे, तो वो कुछ टाइम के बाद हुए थे फैक्ट्री स्टैब्लिश करने के बाद। तो वैसे ही पोर्टुगीज में पोर्टुगल के ये पहले गवर्नर थे, क्योंकि उनको जब लगा कि हाँ इंडिया पे एक होल्ड हमने बना ली है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए एक गवर्नर भेजा गया था या अपॉइंट किया गया था। तो फ्रांसिस डी अल्मेडा सबसे पहले थे। इन्होंने इनिशिएट की थी ब्लू वाटर पॉलिसी। अब ब्लू वाटर पॉलिसी क्या आती है? ब्लू वाटर पॉलिसी इनकी ये थी कि मतलब वही हमने बोला कि जैसे मोनोपोलाइज करना चाहते थे वो इंडिया की ट्रेड पर, तो इसी के संदर्भ में ये एक ब्लू वाटर पॉलिसी थी जो कि फ्रांसिस डी अल्मेडा ने इनिशिएट की थी। ठीक है। अब कैटर सिस्टम वॉज टू बी पावरफुल एट द सी इंस्टेड ऑफ बिल्डिंग फोर्ट्रेस ऑन इंडियन लैंड। तो ये हमने देखा कि अब जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ये मोनोपोलाइज करना चाहते थे, तो ब्लू वाटर पॉलिसी वही थी कि इनको पावरफुल होना है सी में, कि जैसे होता है ना कि बस मैं ही अकेला हूँ राजा, तो कुछ ऐसे ही ब्लू वाटर पॉलिसी थी कि ये अपने आप को मतलब सी में एक मतलब मोनोपोली की तरह इस्टेब्लिश करना चाह रहे थे। अब कैटर सिस्टम इन्होंने इस्टेब्लिश किया था कि नेवल ट्रेड लाइसेंस और पास इशूड बाय द पोर्टुगीज इन द इंडियन ओशन। ये क्या करने लग गए कि जैसे इन्होंने, इनका जो ड्रीम तो था, तो ये कार्टर सिस्टम इन्होंने लेकर आए, जिससे क्या था कि ये ट्रेड लाइसेंस मतलब जो सी ट्रेड लाइसेंस ये इशू करते थे लोगों को। ठीक है, कि जैसे अब किसी को ट्रेड करना है इंडियन ओशन में, तो उसको परमिट लेनी पड़ती थी पोर्टुगीज से। इट वाज नॉट फ्री एज इन द मिडिवल इंडिया। अब क्या था, ये पोर्टुगीज कंट्रोल करने लग गए थे और किसी को भी ट्रेड करने से पहले पोर्टुगीज से अब ट्रेडिंग लाइसेंस या परमिट्स लेनी पड़ती थी। तो यही था आपका कार्टर सिस्टम। फिर हमारे जो नेक्स्ट गवर्नर आएंगे, फर्स्ट हमने देखा फ्रांसिस डी अल्मेडा, सेकंड गवर्नर थे पोर्टुगीज के। ही वाज द फाउंडर ऑफ, ही इज़ कंसिडर्ड टू बी द फाउंडर ऑफ पोर्टुगीज पावर इन इंडिया। तो मतलब लाइक जो आपके फ्रांसिस डी अल्मेडा थे, उन्होंने एज सच इतना अच्छा काम नहीं किया जिससे हम बोल सकते हैं थे कि पोर्टुगीज एम्पायर उन्होंने इंडिया में स्टैब्लिश कर दी थी। द रियल ओरिजिनेटर ऑफ द पोर्टुगीज रूल इन इंडिया कैन बी considered to be Alfonso de Albuquerque, who ruled from 1509 to 1515। ये इनका रूलिंग पीरियड था। ठीक है, इन्होंने क्या किया, इन्होंने बीजापुर से गोवा कैप्चर कर लिया। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये बोला जाता है कि मतलब लाइक एलेक्जेंडर के बाद, एलेक्जेंडर रूल के बाद इट वाज लाइक फॉर द फर्स्ट टाइम कि कोई भी इंडियन टेरिटरी यूरोपियंस के अंडर आई थी। इट वाज गोवा विच ही कैप्चर्ड फ्रॉम द सुल्तान ऑफ बीजापुर, राइट। देन ही परसिक्यूटेड मुस्लिम्स। ही कैप्चर भत्काल फ्रॉम श्री कृष्णदेवराय ऑफ विजयनगरा। तो ये कुछ इनके मतलब लाइक आप अच्छा भी बोल सकते हो और बुरा भी बोल सकते हो, दैट डिपेंड्स अपॉन यू। इन्होंने मुस्लिम्स को परसिक्यूट किया था, श्री कृष्णदेवराय से भत्काल को कैप्चर कर लिया था, एंड ही कैप्चर्ड गोवा फ्रॉम बीजापुर, एंड गोवा वॉज द फर्स्ट टेरिटरी टू बी अंडर द यूरोपियन रूल आफ्टर द रूल ऑफ अलेक्जेंडर। देन ही इनिशिएटेड द पॉलिसी ऑफ मैरिंग विद द नेटिव्स ऑफ इंडिया। ये इन्होंने इनिशिएट किया कि जो भी पोर्टुगीज इंडिया में आए थे वो इंडिया में ही सेटल हो गए, एंड दे टुक इंडियन वाइफ्स एंड दे सेटल्ड हियर, एंड वो यहाँ पर ही काम करने लग गए थे।
Then the most important thing about his role was he banned the practice of sati in his area of influence. ये क्वेश्चन अक्सर मतलब लाइक अगर आप स्पेक्ट्रम पढ़ोगे तो बहुत लोगों का ध्यान इसमें से मतलब स्किप कर देते हैं, बट दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट कि अगर हम देखें ब्रिटिश से पहले जो पोर्टुगीज थे, तो पोर्टुगीज के जो सेकंड गवर्नर थे विच वाज अल्फांसो डे अल्बुकर्क, उसने सती की प्रैक्टिस को बैन किया था जो जो एरिया उनके इन्फ्लुएंस में था, नॉट ऑल ओवर इंडिया बट जो भी एरिया उनके इन्फ्लुएंस में था उन्होंने वहाँ पर सती बैन करवा दी थी. Then is Albuquerque died in 1515, leaving Portuguese as the strongest naval power in India. तो जो हमने देखा कार्टर सिस्टम था, ब्लू वाटर पॉलिसी थी, तो विद दिस सिस्टम्स पोर्टुगीज वॉज सक्सेसफुल कि एक बहुत बड़ा नेवल पावर बन गया था वो उस टाइम का. एंड हम सब्सिक्वेंट देखेंगे कि इनके ही जो टेक्निक्स हैं वो जो आपके मराठास लेते हैं, मतलब लाइक इनहेरेंट करते हैं एंड बाकी ब्रिटिशर्स इनहेरेंट करते हैं. तो यूरोपियंस ने बहुत अच्छा काम किया था. लाइक अगर हम देखेंगे तो अब हमें तो इन्वेड किया गया था, बट एज सच बहुत ही एडवांस्ड नॉलेज थी उनके पास. नेक्स्ट है हमारे पास, अब देखो ये हमारे सेकंड गवर्नर जनरल है. थर्ड थे हमारे नीनो दा कुना विच रूल्ड हु रूल्ड फ्रॉम 1529 टू 38. अब इन्होंने क्या किया, ही शिफ्टेड द कैपिटल फ्रॉम कोची टू गोवा इन 1530. ओके, अभी हमने देखा है कि कैप्चर किसने किया था गोवा, वो किया था अल्फांसो डू अल्बुकर्क. बट नीनो द कुना ने क्या किया, जैसे ही वो गवर्नर बने उन्होंने अपना कैपिटल शिफ्ट कर दिया. कोची में था एंड गोवा अब उन्होंने अपना कैपिटल बना दिया पोर्टुगीज एम्पायर इन इंडिया का. सो गोवा बिकेम द कैपिटल ऑफ पोर्टुगीज सेटलमेंट्स इन इंडिया. ठीक है. In his rule, Diu and Basen came under the Portuguese occupation from Gujarat King Bahadur Shah. तो दीव एंड बसेन जो थे वो भी पोर्टुगीज के रूल के अंडर आ गए थे. ये किसके टाइम हुआ, ये नीनो द कुन्हा के टाइम हुआ है, तो ये भी इम्पोर्टेंट था. किनसे लिया था ये, जो गुजरात के किंग बहादुर शाह थे, इनसे इन्होंने दीव एंड बसेन ले लिया था एंड इट वाज लेटर अंडर द पोर्टुगीज ऑक्यूपेशन. Then Bahadur Shah got killed in 1537 at Diu while negotiating with the Portuguese. ये इसका रीज़न क्या था कि मतलब ये बोल रहे हैं कि बहादुर शाह 1537 में मतलब एट दियो में मतलब ही एक्सपायर्ड. सो व्हाट हैपेंड, इसकी एक मतलब बैकग्राउंड स्टोरी है कि जो बहादुर शाह थे इन्होंने पोर्टुगीज से हेल्प मांगी थी. किस चीज़ के लिए हेल्प मांगी थी कि मतलब अब ये इंडिपेंडेंट होना चाहते थे. बट उस टाइम जो मुग़ल एम्पायर के रूलर थे वो थे हमारे हुमायूं. तो ये मतलब हुमायूं से मतलब लाइक एक उनको डर था कि बैटल हो सकता था. तो इसके लिए उन्होंने पोर्टुगीज़ को अप्रोच किया था कि इन केस अगर हुमायूं अटैक करता है गुजरात को तो पोर्टुगीज़ हेल्प करेगी. किसको करेगी, गुजरात के रूलर ऑब्वियसली बहादुर शाह को डिफेंड करने के लिए अपने टेरिटरी. बट हुआ क्या कि जो हुमायूं थे ही लाइक वेंट बैक विदाउट अटैकिंग गुजरात. तो इससे क्या हुआ, जब हुमायूं चले गए तो अब इन्होंने क्या किया कि अब बहादुर शाह एंटर्ड इनटू अ कन्फ्लिक्ट विद द पोर्टुगीज, क्योंकि ही थॉट कि हुमायूं का साथ उनका बैटल होने वाला है. तो उन्होंने पोर्टुगीज़ को कुछ टेरिटरी प्रॉमिस कर दी थी. बट हुआ क्या कि अब हुमायूं ने तो बैटल उनके साथ हुआ ही नहीं. तो इनको लगा कि मतलब लाइक अब उनकी टेरिटरी भी चली जाएगी और हुमायूं ने तो कोई वॉर भी नहीं किया. तो ये जो टेरिटरी उन्होंने प्रॉमिस की थी पोर्टुगीज़ को, उस टेरिटरी के लोग रिवोल्ट में मतलब लाइक खड़े हो गए थे, रिवोल्ट करने लग गए. तो बहादुर शाह ने क्या किया कि एक मतलब लाइक आपने भी देखा होगा कि कुछ भी जैसे वॉर होने की कंडीशन होती थी तो एक वॉल इरेक्ट कर देते थे वो लोग. तो बहादुर शाह इन द सेम लाइन डिड द वेरी सेम थिंग. इससे पोर्टुगीज़ क्या थे, पोर्टुगीज़ नाराज़ हो गए थे. तो पोर्टुगीज़ ने क्या किया कि बहादुर शाह को अपनी शिप में बुलाया. लाइक अब उनको तो बोला नहीं था कि उनको मारने वाले हैं, बट ये बोलने के लिए कि मतलब हम नेगोशिएट करेंगे, कुछ टर्म्स में आएंगे. तो बहादुर शाह को बुलाया गया शिप में एंड ही वाज किल्ड इन 1537 एट डीओ वाइल नेगोशिएटिंग. मतलब वही नेगोशिएट कर रहे थे ये लोग उस टेरिटरी के बारे में जो बहादुर शाह ने
प्रॉमिस की थी पोर्टुगीज़ को। तो देन प्रैग्मेटिक डीलर हु एक्सपैंडेड टेरिटरी बियॉन्ड वेस्टर्न कोस्टल रीजन। तो ये हम देखे मतलब लाइक नीनो दो कुन्हा ने जो अपनी टेरिटरी थी वो वेस्टर्न कोस्ट से और ज़्यादा एक्सपैंड की, क्योंकि इनके टाइम पर इन्होंने मतलब लाइक अपने जो पोर्टुगल्स के लोग थे उनसे भी इन्होंने मतलब लाइक वो किया था कि आप जाकर हुगली में सेटल हो जाओ ताकि हम हुगली पे होल्ड लाइक अपना थोड़ा बढ़ा सके, स्ट्रॉन्ग होल्ड कर सके। तो इन्होंने हुगली में भी अपने स्टैब्लिशमेंट बनवाए थे। देन पोर्टुगीज पावर एक्सपैंडेड टू ईस्टर्न कोस्ट, जैसे कि मैंने बोला अभी कि इन्होंने क्या किया था कि ईस्टर्न कोस्ट पे भी ट्राई किया था कि उनका इन्फ्लुएंस बढ़े, इसीलिए इसने अपने लोगों को आई मीन पोर्टुगीज़ को हुगली में वो करवाया था, मतलब लाइक क्या बोलते हैं उनका बेस वेस बनवाया था कि आप लोग वहाँ रहो। तो ये भी एक इनका कंट्रीब्यूशन था पोर्टुगीज़ के एम्पायर बिल्डिंग में इन इंडिया। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब एक फैक्ट है यहाँ पे कि जो पोर्टुगीज थे इनिशियली दे वर हॉस्टाइल ओनली टूवर्ड्स मुस्लिम्स। हमने देखा कि उन्होंने बहुत सारे मुस्लिम्स को परसिक्यूट भी किया था। तो ये इनिशियली बोल रहे हैं, सो इनिशियली दे वर नॉट हॉस्टाइल टूवर्ड्स द हिंदूज, बट लेटर दे वर हॉस्टाइल टूवर्ड्स द हिंदूज ऑल्सो। क्योंकि ये क्या करते थे, ये देर वॉज लाइक ये चाहते थे कि क्रिश्चियनिटी पूरे वर्ल्ड में स्प्रेड हो जाए। दे वे लाइक मूविंग इन दैट डायरेक्शन। तो पहले तो खाली मुस्लिम्स के अगेंस्ट थे, बट बाद में ये हिंदू के भी अगेंस्ट हो गए। द रीज़न वॉज द ओनली थिंग दैट ये चाहते थे पूरा वर्ल्ड क्रिश्चियन वर्ल्ड बन जाए। In 1579, the missionaries were sent to convert Emperor Akbar to Christianity। तो इसी में इन्होंने सोचा, इन्होंने अकबर के पास अपने कुछ मिशनरीज भेजे थे ताकि इनको लगा कि अगर हम मुग़ल एम्परर को अगर क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कर देते हैं तो हम पूरा मुग़ल एम्पायर को एंड उनकी जितनी भी प्रजा है या उनके पीपल हैं, नोबल्स हैं, हम उसमें सक्सेसफुल हो जाएंगे कि हम उनको भी क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कर दे। इसीलिए इन्होंने मिशनरीज भेजी थी। आगे हम देखेंगे, अभी तो अकबर की है बट ये जहांगीर को भी भेजते थे। तो जैसे ही अकबर ने मतलब कुछ लर्नेड मैन को इनवाइट किया था तो ये थोड़े होपफुल हो गए थे कि हमारे पास लाइक वी हैव द ऑप्शन ऑफ कन्वर्टिंग द होल इंडिया इनटू अ क्रिश्चियन वर्ल्ड, अ क्रिश्चियन कंट्री सॉरी। तो बट व्हाट हैपेंड कि अकबर ने लाइक ये जो इनका सिलसिला था आने जाने का, इनवाइट करने का, कि मिशनरीज जाती थी थोड़े दिन तक वहाँ पे रहती थी एंड वापस चली जाती थी, तो 3-4 बार ऐसे ही हुआ। तो सब्सिक्वेंटली उन्होंने होप छोड़ दिया क्योंकि ये एक नॉर्मल प्रोसीजर हो गया था एंड मतलब ऐसे कोई साइन नहीं थे कि इंडिया जो था उस टाइम का वो क्रिश्चियनिटी के तरफ कन्वर्ट हो रहा है या होने के कोई चांसेस भी हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे कि अब हमने देखा पोर्टुगीज ने एम्पायर कैसे बिल्डअप किया, क्या क्या रूलर्स के कंट्रीब्यूशन थे। तो अब हम देख रहे हैं कि ऐसे कौन से रीज़न थे कि पोर्टुगीज जो थे वो डिक्लाइन हो गया उनका रोल इन इंडिया। तो कुछ तो फैक्टर होंगे, जब हमने देखा कि बहुत अच्छे नेवल पावर थे, बहुत अच्छे अच्छे रूलर्स थे उनके पास, जैसे आपके ये अल्फांसो डी अल्बुकर्क, नीनो द कुना बहुत अच्छे एम्पायर मतलब रूलर थे। तो व्हाट वाज द मेन रीज़न दैट पोर्टुगीज एम्पायर जो था इंडिया में वो डिक्लाइन कर गया। तो द फर्स्ट पॉइंट इज इमर्जेंस ऑफ पावरफुल डायनेस्टीज इन इजिप्ट, पर्शिया एंड नॉर्थ इंडिया एंड द अपीयरेंस ऑफ मराठास एज नेबर्स। तो एक तो पावरफुल डायनेस्टी आ गई थी कहाँ पे, इजिप्ट वगैरह में, ठीक है, इजिप्ट, पर्शिया, नॉर्थ इंडिया में। पहले तो हमने देखा था ना कि ये ट्रेड लाइसेंस या परमिट देते थे, बट अब क्या हुआ, इजिप्ट में बहुत ही पावरफुल एम्पायर आ गई थी पर इनकी जो मोनोपोली थी, सी मोनोपोली या नेवल मोनोपोली, वो अब कोई मोनोपोली नहीं रही। प्लस मराठास का राइज हुआ क्योंकि जैसे ही मुगल एम्पायर डिसइंटीग्रेट हो रहा था वैसे ही मराठास बहुत पावरफुल होते जा रहे थे। तो मराठा का जो पावर था वो एक थ्रेट बन गया यूरोपियन रूल के लिए इंडिया में। सेकेंड पॉइंट है पॉलिटिकल फियर्स अराउज्ड बाय द एक्टिविटीज़ ऑफ जेसुइट मिशनरीज एंड हेट्रेड ऑफ परसिक्यूशन। ठीक है, अब हमने देखा कि ये जो मिशनरीज थे, हमने देखा कि ये क्या करते थे, ये चाहते थे कि पूरा इंडिया क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो जाए। तो इससे जो लोगों के बीच में एक थोड़ा सस्पिशन आ गया कि ये हमारे रिलीजन को चेंज करना चाह रहे हैं। तो इससे भी
मतलब लाइक लोगों के अंदर तो था, बट रूलर के अंदर एंड नोबल्स के अंदर भी ज़्यादा फियर आ गए थे दैट द पोर्टुगीज इज ट्राइंग टू कन्वर्ट अस इनटू क्रिश्चियनिटी। तो लोगों का उनके तरफ जो हेट्रेड था वो और ज़्यादा बढ़ गया कुछ टाइम के बाद। हेट्रेड ऑफ परसिक्यूशन, जैसे हमने देखा था कि पहले वो लोग बस मुस्लिम्स के तरफ हॉस्टाइल थे, बट बाद में वो हिंदूज के तरफ भी हॉस्टाइल हो गए। उन्होंने बहुत सारे मुस्लिम्स को परसिक्यूट किया। एंड सिंस मिडिवल इंडिया इज़ नोन एज द लाइक रूल ऑफ द मतलब लाइक मुस्लिम एरा की तरह से हम जानते हैं, तो अगर मुस्लिम्स को ही परसिक्यूट कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है हेट्रेड तो बढ़ेगी उनके अगेंस्ट। सो दिस वाज आल्सो अ मेजर रीज़न फॉर द डिक्लाइन ऑफ पोर्टुगीज इन इंडिया दैट कॉज्ड रिएक्शन अगेंस्ट पोर्टुगीज स्पिरिचुअल प्रेशर। तो इनका जो स्पिरिचुअल एक वो होता है ना, जैसे सपोज यू आर ट्राइंग टू इन्फ्लुएंस समवन, बट अगर आप कुछ काम ऐसा करोगे विच इज़ नॉट लाइक्ड बाई एनी वन, तो सब्सिक्वेंटली आपका जो इन्फ्लुएंस है लोगों के ऊपर से वो कम हो जाएगा। तो पोर्टुगीज़ के साथ भी यही हुआ, दो वो अपना जो मिशनरीज से थे वो अपना लाइक क्रिश्चियनिटी वाला इन्फ्लुएंस बढ़ा तो रहे थे, बट जो persecution हुआ था एंड देयर हॉस्टाइल नेचर टुवर्ड्स द हिंदूज एंड द मुस्लिम्स क्रिएटेड अ सेंस ऑफ हेट्रेड टुवर्ड्स देम। तो ये भी एक रीज़न था। सेकेंड इज राइज ऑफ द इंग्लिश एंड डच कमर्शियल एम्बिशंस चैलेंजिंग द पोर्टुगीज सुप्रीमेसी। तो पहले हमने देखा कि स्पेन एंड पोर्टुगली मतलब लाइक वो थे, प्रॉस्परस थे, बट विथ टाइम इंग्लिश एंड जो डच थे वो भी राइज हो गए, दे वेर लाइक एडवांस्ड नेशंस। तो ये भी चैलेंज करने लगे पोर्टुगीज़ की सुप्रीमेसी को। तो पोर्टुगीज़ अब मतलब लाइक मोनोपोली उसकी रही नहीं। Then rampant corruption, greed and selflessness along the piracy and clandestine trade practices of the Portuguese administration in India। प्लस इनका जैसे था कि इनके जो एडमिनिस्ट्रेशन में थी वो बहुत सारी करप्शन थी, ठीक है, सेल्फलेसनेस लाइक सेल्फिशनेस थी कि लाइक पीपल आर ओनली थिंकिंग अबाउट देम सेल्फ। कोई गवर्नर आया या जो भी इनके एम्पायर के लिए वर्क करते थे वो बस अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए सोचते थे, नॉट अबाउट द पोर्टुगीज रूल इन इंडिया या मतलब लाइक अपने एम्पायर को एक्सपैंड करना है। तो वो इनकी लिमिटेड थॉट वाज आल्सो अ रीज़न फॉर द पोर्टुगीज डिक्लाइन। Then diversion of Portuguese colonizing ambitions towards the west due to discovery of Brazil। तो जैसे जैसे ही उन्होंने ब्राज़ील को डिस्कवर किया, जैसे इंडिया को डिस्कवर किया था, सो दे थॉट ऑफ कॉलोनाइजिंग इंडिया, वैसे ही उन्होंने जब ब्राज़ील को डिस्कवर किया तो दे थॉट कि इंडिया में तो ऑलरेडी उनकी मोनोपोली अब है नहीं। तो उन्होंने देखा ब्राज़ील अभी तक जैसे उन्होंने डिस्कवर किया तो और लोगों को नहीं पता था, लाइक और जो एडवांस्ड नेशंस लाइक डच एंड इंग्लिश। सो दे थॉट कि अब हम ब्राज़ील के ऊपर अपना डोमिनियन इस्टेब्लिश करेंगे। तो इन्होंने अपना जितना भी फोकस था, अपना अटेंशन था, वो इंडिया से हटाकर ब्राज़ील की तरफ शिफ्ट कर दिया था। सो दिस वाज आल्सो अ रीज़न कि इंडिया में से उनका होल्ड कमज़ोर हो गया था, जो कि ब्राज़ील में थोड़ा स्ट्रॉन्ग होने लग गया था। अच्छा, सिग्निफिकेंस है अभी इसमें एक और रीज़न ये था कि जो हमने देखा था कि गोवा वॉज मेड एज दी आपका कैपिटल ऑफ द पोर्टुगीज एम्पायर इन इंडिया। तो विद द फॉल ऑफ विजयनगरा एम्पायर जो गोवा की इम्पोर्टेंस थी वो भी डिक्लाइन कर गई थी। तो अब ये ऐसे जगह पर उनका कैपिटल है जिसकी मतलब लाइक उस टाइम पर ऐसा सच कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं है पूरे इंडिया में। अब वो इतना बड़ा पोर्ट भी नहीं रह गया है। तो इससे क्या हुआ कि जैसे ही गोवा का मतलब प्रेस्टीज कम हो गया, तो इसीलिए पोर्टुगीज़ की भी प्रेस्टीज कम हो गई। क्योंकि अगर आप ऐसे किसी कैपिटल से लीड कर रहे हो जिसकी खुद की इम्पोर्टेंस नहीं है, तो ऑब्वियस ही बात है कि आपके एम्पायर की भी उतनी इम्पोर्टेंस नहीं होगी। तो इसीलिए पोर्टुगीज़ डिक्लाइन हो गए। तो ये हमने 4-5 पॉइंट्स देखे। ये आपके मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट हो गए, बहुत बार ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि व्हाट वाज द रीज़न ऑफ पोर्टुगीज डिक्लाइन इन इंडिया। तो मैंने बहुत हॉलिस्टिक तरीके से कवर करने की कोशिश की है कि दिस वाज द मेजर रीज़न कि पोर्टुगीज़ का डिक्लाइन क्यों हो गया इंडिया में। अब डिक्लाइन हो गया, हमने देख लिया राइस कैसे हुआ, डिक्लाइन हो गया, बट अब हम देखेंगे कि सिग्निफिकेंस क्या था उनका। क्योंकि हमने देखा नेवल पावर थे एंड दे वर द फर्स्ट टू लाइक कॉलोनाइज इंडिया, तो उनका कुछ तो लाइक सिग्निफिकेंस था। तो सिग्निफिकेंस क्या था? Portuguese not only initiated what might be called the European era, it marked the emergence of naval power। तो ये अभी तक आपको ये पॉइंट बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा
कि बहुत मतलब ये बहुत ही बड़ा नेवल पावर थे उस टाइम के, अपने टाइम के पोर्टुगीज वर दी लाइक मोनोपोली इन द नेवल एरेना। तो ये सबसे पहला सिग्निफिकेंस है। सेकेंड इज इंट्रोडक्शन ऑफ कैनॉन ऑन शिप। ये कैनॉन ऑन शिप जो थी ये इन्होंने ही इंट्रोड्यूस की थी, जो कि बाद में मैंने कहा था कि इनहेरिट करते हैं आपके मराठाज एंड फ्रेंच एंड इंग्लिश, ये इनसे ही इनहेरिट करते हैं। तो अगर इंट्रोड्यूस करने की बात आती है तो सबसे पहले इन्होंने ही इंट्रोड्यूस किया था शिप्स पे, जो कैनन्स होते हैं ये सबसे पहले इन्होंने ही इंट्रोड्यूस की थी। थर्ड इज द पोर्टुगीज वेर मास्टर्स ऑफ इम्प्रूव्ड टेक्निक्स एट सी, देयर मल्टी डेक्ड शिप्स वेर हेविली कंस्ट्रक्टेड। तो अब हमने देखा कि सब वैसे अभी ये तो सारे मतलब उससे नेवल से रिलेटेड है, बट ये सारे पॉइंट्स बहुत लाइक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फैक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट है कि देर मल्टी डेक्ड शिप्स। तो इससे इसका मतलब है कि मल्टी डेक्ड शिप्स दे वर द फर्स्ट वन टू इंट्रोड्यूस दिस ऑल्सो। So this is also one of the most important significance of the Portuguese. Then is missionaries and the church were also teachers and patrons in India of the art of the painter, carver and sculptor. तो अभी तक हमने देखा कि हमने मिशनरीज के बारे में थोड़ा गलत ही पढ़ा है कि लाइक देयर मेन एम वेर बेसिकली उनका मेन एम यही था कि लोगों को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कर दें, बट दे वर ऑल्सो द टीचर्स एंड पैट्रन्स ऑफ द आर्ट्स। ठीक है, पेंटर वगैरह के जो आर्ट वर्क थे, क्योंकि हमने देखा है कि ब्रिटिशर्स के आने के बाद जो आपके पेंटर स्कल्पचर वगैरह थे इनके पास इनका जो काम था वो डिक्लाइन कर गया था, बट जो मिशनरीज थी ये फिर भी इनके काम को लाइक प्रमोट कर रहे थे। दे वर द मेजर बायर्स ऑफ देयर वर्क, सो दे गेव एम्प्लॉयमेंट टू ऑल दिस टीचर्स, दिस पेंटर्स एंड स्कल्पचर्स एंड और then the Portuguese skill at organization, as in the creation of royal arsenals and dockyards, and the maintenance of a regular system of pilots and mapping and pitting state forces against private merchant. तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या था कि क्रिएशन ऑफ रॉयल आर्सनल्स एंड डॉकयार्ड्स, इन्हें डॉकयार्ड्स वगैरह बनाए थे। डॉकयार्ड्स वही है जो आपने लोथल में पढ़ा था हड़प्पन सिविलाइजेशन में, तो ये डॉकयार्ड्स बनाए थे इन्होंने। फिर मेंटेनेंस ऑफ रेगुलर सिस्टम ऑफ पायलट्स, ये रेगुलर सिस्टम ऑफ पायलट्स मतलब रेगुलरली इनको मेंटेन करते थे। फिर ये क्या करते थे, एक स्टेट को दूसरे स्टेट के साथ इनके मतलब लड़ाइयाँ करवाते थे, क्योंकि लड़ाइयाँ नहीं करवाएंगे तो ऑब्वियस है ना कि ये कैसे अपने अपने एम्पायर को सस्टेन कर सकते हैं। तो अपने एम्पायर को इंडिया में सस्टेन करने के लिए व्हाट दे यूज्ड टू डू इज़ एक स्टेट को दूसरे स्टेट के साथ उनकी लड़ाई करवा देते थे, कि उनके बीच में सस्पिशंस पैदा कर दी कि जैसे अच्छा ये ऐसे प्लानिंग कर रहे हैं, वो तुम्हारे ऊपर अटैक करने वाले हैं। सो दिस वाज आल्सो अ थिंग विच पोर्टुगीज यूज्ड टू डू इन इंडिया। देन नेक्स्ट इज दे इंट्रोड्यूस्ड यूरोपियन आर्ट ऑफ वॉरफेयर। दो यूरोपियन आर्ट ऑफ वॉरफेयर यूरोप में तो बहुत फेमस था ही, बट इंडिया में किसने इंट्रोड्यूस किया, तो इट वाज द पोर्टुगीज जिन्होंने यूरोपियन आर्ट ऑफ वॉरफेयर इंडिया में इंट्रोड्यूस किया। देन द आर्ट ऑफ सिल्वर स्मिथ एंड गोल्ड स्मिथ फ्लरिश्ड एट गोवा। तो इनका जो कैपिटल था यहाँ पर सिल्वर स्मिथ एंड गोल्ड स्मिथ का जो आर्ट वर्क था वो बहुत ही फ्लरिश हुआ था, मतलब लाइक बहुत ही मतलब रिच वो क्राफ्ट वर्क मिलते थे यहाँ पर गोवा में। देन वी हैव अ फैक्ट हियर, दे वर द फर्स्ट टू कम इन इंडिया एंड द लास्ट वन टू लीव इंडिया। तो ये फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है कि पोर्टुगीज जो थे वो सबसे फर्स्ट यूरोपियंस थे जो इंडिया में आए, और सबसे लास्ट भी थे जो इंडिया को छोड़ कर गए। कैसे, 1961 में जो गोवा था उसको इंडिया ने कैप्चर किया था फ्रॉम दी पोर्टुगीज रूल। सो 1961 तक दे हेल्ड द स्टेट ऑफ गोवा अंडर देयर रूल। तो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट कि पोर्टुगीज वेर द फर्स्ट टू कम टू इंडिया एंड द लास्ट वन टू लीव इंडिया। आगे बढ़ते तो पोर्टुगीज आई गेस एवरीवन इज़ क्लियर विथ इट, अभी तक कोई भी डाउट नहीं होगा। तो नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, तो पोर्टुगीज़ के बाद कौन आए थे, पोर्टुगीज़ के बाद आए हैं हमारे डच। ठीक है, ये भी इम्पॉर्टेंट है, सीक्वेंस वाइज हमें पता होना चाहिए कि किसके बाद कौन सी यूरोपियन पावर इंडिया में आई थी। सो द नेक्स्ट इन लाइन इज डच विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड द नेदरलैंड्स। फाइन, इट इज़ लाइक इन द कंटेक्स्ट ऑफ मॉडर्न डे वर्ल्ड। तो इनका पहला जो गवर्नर थे, रूलर, हुएवर यू मे से,
It was Cornelis de Houtman. He was the first Dutchman to reach Sumatra and Bantam in 1596. तो who was the first one? It was Cornelis de Houtman. अगर हम पोर्टुगीज की बात करें तो who was the first? It was Vasco da Gama. For Dutch it was Cornelis de Houtman. Then we have United East India Company of the Netherlands, formed in March 1605 by the charter of Dutch Parliament, had the power to wage wars, make treaty and build wars. So ये जो यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ द नेदरलैंड्स थी, ठीक है, ये बनी थी बाय द चार्टर ऑफ द डच पार्लियामेंट, और इनके पास पावर थी, लाइक पावर किसने दी थी? पावर दी थी पार्लियामेंट ने, डच पार्लियामेंट ने, कि आप लोग लड़ाइयाँ भी लड़ सकते हो, यू कैन मेक ट्रीटी एंड यू कैन बिल्ड फोर्ट्स ऑन बिहाफ ऑफ डच गवर्नमेंट, ठीक है। दे बिल्ड देयर फर्स्ट फैक्ट्री इन मसोलीपट्टनम इन आंध्रा इन 1605। तो इनकी फर्स्ट फैक्ट्री कहाँ थी? मसोलीपट्टनम में। पोर्टुगीज़ की कहाँ थी? पोर्टुगीज़ की कहाँ थी? कोची में थी। ओके, देन सब्सिक्वेंटली दे वोन ओवर पोर्टुगीज एंड इमर्स्ड एज द मोस्ट डोमिनेंट यूरोपियन ट्रेड पावर। तो हमने देखा है कि जब डच इंडिया में आए तो पोर्टुगीज़ का रोल था यहाँ पर, बट सब्सिक्वेंटली इन्होंने क्या किया, इन्होंने पोर्टुगीज़ से लाइक जो भी वॉर बैटल हुए थे उसमें ये जीत गए, और इन्होंने ये मतलब लाइक अपना डोमिनेंस इस्टेब्लिश कर दिया इंडिया में। पुलिकट वॉज द मेन सेंटर इन इंडिया, लेटर रिप्लेस्ड बाय नागापत्तिनम। सो इनका जो मेन सेंटर था इंडिया में वो था पुलिकत, which was later replaced by Nagapattinam. तो पहले पुलिकत then Nagapattinam. First factory is Masolipatnam. Don't get confused by these words कि पहले कहाँ था. These are a bit factual, but अगर आप इनको बार बार पढ़ेंगे तो you will get habituated to it, और आपको ये मतलब लाइक आपके लाइक फिंगर टिप्स में होंगे ये, आपको इतना याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। थोड़े से रिवाइज करो एंड ये लर्न हो जाते हैं। Dutch carried indigo manufactured in the Yamuna Valley and the central India, textiles and silk from Bengal, Gujarat and the Coromandel, saltpeter from Bihar, and opium and rice from the Ganga Valley. Though this fact you might be thinking whether it is important or not, and will I be able to learn this or not. So I will just like advise you कि आप एक बार बस ये देख लो कि ये क्या क्या चीज़ों में ट्रेड करते थे, लाइक इंडिगो, टेक्सटाइल्स, सिल्क, सॉल्टपेटर, ओपियम एंड राइस। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, मतलब एक थोड़ा ब्रीफ आइडिया होना चाहिए कि अच्छा इन चीज़ों में ये डील करते थे। अदरवाइज लर्निंग दी होल थिंग्स लाइक ये कहाँ से लेकर जाते थे, लाइक दी यमुना वैली, गंगा वैली, दिस इज़ समथिंग विच आई टू फील दैट इट इज़ नॉट लाइक टू ईजी टू लर्न। इतना इजी नहीं है, बट एक ब्रीफ आइडिया होना चाहिए कि किस चीज़ों में ये डील कर रहे थे। ओनली दिस इज इम्पॉर्टेंट। देन इज गुजरात एंड कोरोमंडल, सॉल्टपेटर फ्रॉम बिहार एंड ओपियम एंड राइस फ्रॉम गंगा वैली। फाइन। इन 1623 अ ट्रीटी बिटवीन ब्रिटिश एंड डच। तो 1623 में एक ट्रीटी होती है ब्रिटिश एंड डच के बीच में। इस ट्रीटी में क्या डिसाइड करते हैं? डच बोलता है कि हम देखो इंडिया से विड्रॉ कर लेंगे, और ब्रिटिश बोलता है हम इंडोनेशिया से चले जाएंगे, क्योंकि जो डच था वो मेनली इनका जो ट्रेड सेंटर था वो इंडोनेशिया था, इंडिया नहीं था। तो 1623 में ये देख रहे थे कि जब इंग्लिश का भी रूल आ गया था इंडिया में, तो इन्होंने अपने बीच में एक सेटलमेंट की। तो ब्रिटेन ने बोला कि देखो आप इंडोनेशिया से ज़्यादा ट्रेड करते हो तो यू मेंटेन योर होल्ड ओवर इंडोनेशिया, एंड डच ने बोला कि फाइन आई विल विड्रॉ फ्रॉम इंडिया। सो दिस वाज द ट्रीटी और द सेटलमेंट बिटवीन डच एंड ब्रिटेन। 1650 में क्या हुआ? 1615 में इंग्लिश बिगैन टू इमर्ज एज अ बिग कॉलोनियल पावर इन इंडिया। 1623 में देखो ट्रीटी सेटलमेंट किसके बीच में होती है? सेटलमेंट उन्हीं दोनों लोगों के बीच में होती है जहाँ पर उनको लगता है कि हम दोनों इक्वल लेवल पे खड़े हैं अभी, ठीक है। अगर एक इंसान पावरफुल होगा देन उसके पास इतनी माइट है कि वो दूसरे आदमी को सप्रेस कर दे। बट इन 1623 व्हाट वाज द सिनेरियो दैट ब्रिटेन एंड डच दे वर ऑन द सेम प्लेटफॉर्म। बट 1650 में क्या हुआ था कि डच की जो पावर थी वो डिक्लाइन होने लग गई थी, और जो ब्रिटेन था वो इमर्ज होने लग गया था एक पावरफुल कॉलोनियल पावर की तरह। तो अब देखो
पहले क्या था, अब सेटलमेंट हो रही थी पहले, अब हम देख रहे हैं कि ब्रिटेन बहुत बड़ा कॉलोनियल पावर बन गया है, तो अब आपको लगता है कि सेटलमेंट होगी? अब सेटलमेंट वही होती है ना जहाँ इक्वल पावर होते हैं। अब तो ब्रिटेन ऊपर हो गया है, तो वो क्या करेगा, अब वो वॉर डिक्लेयर करेगा डच के साथ। तो एंग्लो डच राइवलरी स्टार्ट हो जाती है। एंग्लो यहाँ पर हम उसको उस एंग्लो हम ब्रिटेन के लिए बोलते हैं। तो एंग्लो डच राइवलरी स्टार्ट हो जाती है, जो कि 70 साल के लिए मतलब लाइक कैरी ऑन होती रहती है। जब तक डच हार नहीं जाता, वो कोशिश तो करते ही रहता है कि हमें लड़ाई करते रहनी है। तो वो लड़ाई 70 सालों तक चलती है, बट सब्सिक्वेंटली डच उसमें हार जाता है एंड दे लूज ऑल देयर सेटलमेंट्स टू ब्रिटिश वन बाय वन। इन 70 सालों में जितनी भी उनकी टेरिटरी रहती है वो हार जाते हैं एंड वो ब्रिटेन के पास चली जाती है। ठीक है। The Dutch were not much interested in empire building in India. Their concerns were trade. In any case, their main commercial interest lay in the Spice Islands of Indonesia, from where they earned a huge profit through business. तो अभी जैसे मैंने कहा था आपको कि इनके बीच में जो सेटलमेंट हुई थी कि ब्रिटेन ने बोला था कि हम इससे चले जाएंगे, तो द मेन रीज़न वॉज कि वो वहाँ से ज़्यादा ट्रेड करते थे। सो दिस वॉज द मेन रीज़न कि इनके बीच में सेटलमेंट हुई थी। अब आगे हम क्या देखेंगे कि इंडिया में वो खाली ट्रेड के पर्पज़ के लिए थे। तो डिक्लाइन इन इंडिया कैसे हो गई थी, अभी हम देखेंगे कि हमने क्या देखा कि एंग्लो डच राइवलरी होती है। तो द डिफीट ऑफ द डच इन एंग्लो डच राइवलरी एंड द शिफ्टिंग ऑफ डच अटेंशन टुवर्ड्स द मलाय आर्किपेलागो। इन बैटल ऑफ बडेरा द इंग्लिश डिफीटेड द डच। तो एंग्लो डच राइवलरी में मतलब फाइनली डच हार जाता है एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बैटल वॉज बैटल ऑफ बडेरा 1759, विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज बैटल ऑफ हुगली और बैटल ऑफ चिंसुरा। इनको 3 नामों से जाना जाता है, हालांकि यहाँ पे एक ही लिखा है, बट ये तीनों नामों से बैटल ऑफ बडेरा को हम बोल सकते हैं। दैट इज़ बैटल ऑफ हुगली और बैटल ऑफ योर चिंसुरा। तो अगर एग्ज़ाम में कुछ भी आता है तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि ये तो नहीं पढ़ा है हमने, क्योंकि ये बैटल ऑफ बडेरा के मतलब लाइक अदर नेम्स है। इस बैटल ऑफ बडेरा में इंग्लिश ने डच को डिफीट कर दिया एंड इंग्लिश का जो एम्पायर था इंडिया में वो डिक्लाइन कर गया। After prolonged warfare, both these parties compromised, by which the British agreed to withdraw all their claims on Indonesia and the Dutch retired from India. अभी बैटल ऑफ बडेरा में हार जाते हैं तो बाद में ये बोल देते हैं कि हम इंडिया से एकदम चले जाएंगे। तो इसके बाद डच हम देखेंगे कि इंडिया में डच का एग्जिस्टेंस ही ख़त्म हो जाता है एंड इंडिया पर ब्रिटेन की मोनोपोली तो नहीं बोल सकते क्योंकि अभी भी हमारे पास पोर्टुगीज़ एंड फ्रेंच है, बट जो मेजर पावर रहता है वो ब्रिटेन रहता है इंडिया में। तो एक इन्होंने अपने कंपटीटर को रिमूव कर दिया था बाय बैटल ऑफ बडेरा। देन इस अब हमने क्या देखा, पोर्टुगीज आ गए, डच आ गए, अब थर्ड जो आए थे वो थे आपके ब्रिटिशर्स। ठीक है। ऑन December 31, 1600 द चार्टर वॉज इशूड बाय क्वीन एलिजाबेथ I of England, which gives trade monopoly for 15 years. English East India Company was established in 1600. तो जो December 31, 1600 में है, क्वीन एलिजाबेथ ने एक चार्टर इशू किया था जिसमें उन्होंने जो ईस्ट इंडिया कंपनी को एक ट्रेड मोनोपोली दी थी 15 साल के लिए कि आप एनी एरिया टुवर्ड्स द ईस्ट आप ट्रेड कर सकते हैं एंड आप मोनोपोली इस्टेब्लिश कर सकते हैं। उसी के लिए जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी इस्टेब्लिश की गई थी 1600 में। ठीक है। कैप्टन हॉकिंस ऑफ इंग्लैंड अराइव्ड एट रॉयल कोर्ट ऑफ जहांगीर in 1609 seeking permission to establish English trade center at Surat, but was refused by Jahangir due to Portuguese pressure. Important क्या है इसमें, कैप्टन हॉकिंस आए थे इंग्लैंड के कौन सी ईयर में, 1609 में, किसके कोर्ट में, जहांगीर के कोर्ट में, कि ये परमिशन चाहते थे कि हम एक ट्रेड सेंटर, इंग्लिश ट्रेड सेंटर स्टैब्लिश कर सके सूरत में, बट जहांगीर ने मना कर दिया था। रीज़न क्या था,
पोर्टुगीज़ के इन्फ्लुएंस के अंडर जहांगीर ने कैप्टन हॉकिंस को मना कर दिया था उनका ट्रेड सेंटर स्टैब्लिश करने के लिए इंडिया में, आई मीन सूरत में, जहाँ पर उन्होंने मांग की थी। तो वो चले जाते हैं। तो इंग्लिश ट्रेड सेंटर एट सूरत बट वॉज रिफ्यूज बाय जहांगीर, ओके, विथ कैप्टन थॉमस बेस्ट विक्ट्री ओवर पोर्टुगीज एस्टैब्लिश्ड फर्स्ट फैक्ट्री इन सूरत। तो हमने देखा कैप्टन हॉकिंस आते हैं, वो ट्राई करते हैं एक ट्रेड सेंटर स्टैब्लिश करने की, बट रिफ्यूज़ कर दिया जाता है। तो उसके बाद वापस जो हैं कैप्टन थॉमस बेस्ट। अब इनमें क्या होता है कि लाइक हमने देखा था उस टाइम, मैं आपको इसकी एक ब्रीफ हिस्ट्री बता रही हूँ क्या हुआ था, कि ऐसा क्या हुआ था कि इनको परमिशन मिल गई थी सूरत में फैक्ट्री स्टैब्लिश करने की। थॉमस बेस्ट जो थे जब वो इंडिया आ रहे थे तो दे हैड अ फाइट विद द पोर्टुगीज इन द इंडियन ओशन नेवल पावर। सिंस उस टाइम की जो नेवी में सुपर पावर कौन था, हमने देखा कि पोर्टुगीज़ थी। बट जो कैप्टन थॉमस बेस्ट थे वो पोर्टुगीज़ को डिफीट कर देते हैं। तो जैसे ही जहांगीर को पता चलता है कि ब्रिटेन ने आई मीन कि लाइक नेवल शिप ने पोर्टुगीज़ को डिफीट कर दिया था, तो वो बहुत खुश हो जाते हैं उनसे, और वो इसीलिए परमिशन दे देते हैं कि आप अपनी फैक्ट्री स्टैब्लिश कर सकते हो सूरत में। तो इसीलिए इनको फैक्ट्री स्टैब्लिश करने की परमिशन मिल जाती है। Later in 1613, Jahangir issued a farman, that is permission letter, to English to establish their trade center in Agra, Ahmedabad and Bharuch. Hence, British established their first trading factory Surat at Surat in 1613. यहाँ पे ऐड भी होगा, फाइन, ओके। तो 1613 में जो जहांगीर थे ये एक फरमान इशू करते हैं इंग्लिश को, जो कि इंग्लिश की तरफ से कौन रिप्रेजेंट कर रहे थे, सर थॉमस रो रिप्रेजेंट कर रहे थे। इनको फरमान दे दी गई थी कि आप ट्रेड सेंटर इस्टेब्लिश कर सकते हो आगरा, अहमदाबाद एंड बरोच में। और इसी में आगे बढ़ते हुए इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री इस्टेब्लिश की थी सूरत में 1613 में। सो दिस इज़ अ इम्पॉर्टेंट फैक्ट। जो ब्रिटिशर्स की फर्स्ट फैक्ट्री थी, ट्रेड सेंटर था इंडिया में, जो कि फैक्ट्री थी वो सूरत में इस्टेब्लिश की गई थी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है एंड ये बहुत बार पूछा गया है बहुत सारे एग्जाम्स में। नेक्स्ट इज 1615 सर थॉमस रो केम टू इंडिया एज एम्बेसडर of James I, King of England, and obtained permission from Jahangir to settle English trading factories in different parts of India. अब हमने देखा 1613 में ऑलरेडी उनको फरमान मिल गया है, जहांगीर ने इशू कर दिया है कि आप ट्रेड सेंटर स्टैब्लिश कर सकते हो। 1615 में सर थॉमस रो आते हैं एम्बेसडर बन के जेम्स वन के। तो ये फिर परमिशन मतलब लाइक इनको मिल जाती है जहांगीर से कि मतलब अपनी जो फैक्ट्रीज, अभी तो हमने देखा था फरमान में 3 ही जगह उनको इस्टेब्लिश करने की परमिशन मिली थी। अभी चाहते थे कि ऑल ओवर इंडिया ट्रेडिंग फैक्ट्री हम इस्टेब्लिश करें, तभी तो पूरे इंडिया में रूल कर सकते हैं ना, या हम अपना लाइक प्रॉफिट ज़्यादा कमा सकते हैं, तो फैक्ट्री और ज़्यादा इस्टेब्लिश करनी चाहिए उनको। इसी में ये वापस आते हैं और परमिशन लेने के लिए, ताकि ऑल ओवर इंडिया वो अपनी ट्रेडिंग फैक्ट्रीज इस्टेब्लिश कर सकें। तो इससे क्या हुआ कि ये 1615 में आए, ठीक है। अब क्या हुआ कि अब हमने देखा था कि जो बॉम्बे था इट वाज अंडर द पोर्टुगीज़, बट जो ब्रिटिशर का एक किंग था उन्होंने पोर्टुगीज़ की लाइक पोर्टुगल रूलर की एक लाइक डॉटर, पोर्टुगल रूलर की एक डॉटर के साथ शादी की थी। तो दहेज में उनको बॉम्बे मिल गया था, ठीक है। तो चार्ल्स टू थे वो, जिन्होंने पोर्टुगल के एक रूलर की बेटी से शादी की थी, तो डाउरी में उनको बॉम्बे मिल गया था। तो बॉम्बे कंट्रोल वाज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द पोर्टुगीज टू द इंग्लिश नाउ, अब वो ट्रांसफ़र हो गया है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट वाज जो मद्रास था उसको उन्होंने वो फोर्टिफाई करके फोर्ट सेंट जॉर्ज बन गया आपका, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। बॉम्बे का कंट्रोल मिल गया, मद्रास उन्होंने फोर्टिफाई कर लिया है। अब यहाँ देखो कि बॉम्बे, मद्रास एंड कैलकटा दे बिकेम द 3 प्रेसिडेंसी टाउन्स ऑफ इंग्लिश सेटलमेंट्स इन इंडिया बाय 1700 विथ कैपिटल कैलकटा। तो हम देख रहे हैं 1700 तक में, 1615 में फरमान इशू की गई, सॉरी 1613 में, 1615 में फिर परमिशन लेने आते हैं, और 1700 तक में 1700 तक में
बॉम्बे, मद्रास एंड कैलकाटा, ये एक प्रेसिडेंसी टाउन्स में इमर्ज हो जाते हैं और इनके कैपिटल रहता है कैलकाटा। तब तक मद्रास भी आपका फोर्टिफाई होकर फोर्ट सेंट जॉर्ज में कन्वर्ट हो जाता है क्योंकि फोर्टिफाई हो चुके हैं। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं कि वाई द इंग्लिश सक्सीडेड अगेंस्ट अदर यूरोपियन। तो अभी तक हमने 3 पावर्स के बारे में देखा जो इंडिया में आई है, पोर्टुगीज, डच एंड इंग्लिश। तो ऐसा क्या था कि यूरोप मतलब लाइक जो इंग्लिश थे, वो जो भी बैटल उनका हो रहा था किसी के भी साथ में, किसी भी यूरोपियन नेशन के साथ, उसमें सक्सेसफुल या विक्टोरियस इमर्ज क्यों हो रहे थे, कुछ रीजंस थे, वो रीज़न हम डिस्कस कर रहे हैं अब यहाँ पर। पहला रीज़न था द स्ट्रक्चर एंड द नेचर ऑफ द ट्रेडिंग कंपनी। तो इनकी जो ट्रेडिंग कंपनी की नेचर ही कुछ ऐसा था, जैसे इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, इट वाज फॉर्म्ड थ्रू अमेलगमेशन ऑफ सेवरल राइवल कंपनीज एट होम। दे वर कंट्रोल्ड बाय अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हुज मेंबर्स वर इलेक्टेड एनुअली। तो ये सबसे बड़ा रीज़न था कि इनकी जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ये बहुत सारी राइवल कंपनीज के अमेलगमेशन से बनी थी, और इनका जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर था, उनके जो मेंबर थे, वो एनुअली इलेक्ट होते थे। अगर हम पोर्टुगीज़ के देखेंगे तो पोर्टुगीज़ में जो उनके बोर्ड ऑफ शेयर होल्डर्स या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर थे, वो अपॉइंट किए जा रहे थे बाय द फ्रेंच पार्लियामेंट या फ्रेंच लाइक गवर्नमेंट। तो उनके पास उतनी लाइक वो हम बोल सकते हैं कि इंडिपेंडेंस नहीं थी, और प्लस उनके पास इतनी ये था ना कि काम करने की उतनी इच्छा भी नहीं थी, जस्ट बिकॉज उनके जो डिविडेंड्स थे वो गारंटेड थे कि इतने डिविडेंड आपको मिलेंगे। बट यहाँ पर क्या था कि इफ़ यू अर्न प्रॉफिट यू विल गेट डिविडेंड, अदरवाइज नहीं मिलेंगे। तो जहाँ पर ये प्रॉफिट मोटिव रहता है, लोग वहाँ पर ज़्यादा ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं। तो दिस वॉज द मेन रीज़न कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, वो सक्सेसफुल थी क्योंकि दे वर वर्किंग फॉर प्रॉफिट मोटिव। Second is naval superiority. Royal Navy of Britain was not only the largest, it was the most advanced of its time. तो इनकी जो नेवी थी वो बहुत ही सुपीरियर थी, वो सबसे एडवांस्ड और सबसे लार्ज थी उस टाइम पर। क्योंकि अब आप सोच रहे होगे कि मैंने बोला था कि पोर्टुगीज़ की सबसे ज़्यादा थी, तो विथ टाइम उनकी जो मोनोपोली थी वो डिक्लाइन कर गई थी, एंड उस टाइम ब्रिटेन की जो नेवी थी वो सबसे लार्जेस्ट थी और सबसे एडवांस्ड थी, क्योंकि जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन था वो तो आपका ब्रिटेन में ही आया था। तो इनकी जो शिप इंडस्ट्री थी, शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री, बहुत ज़्यादा एडवांस हो चुकी थी। Next is Industrial Revolution. The Industrial Revolution reached other European nations late, and this helped England to maintain its hegemony. The Industrial Revolution started in England in the early 18th century. तो ये भी एक रीज़न था कि जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन था ये अर्ली 18th सेंचुरी में ब्रिटेन में आ गया था, बट जो अदर यूरोपियन नेशंस थे वहाँ पे ये लेट 18th सेंचुरी में आया था। तो इसीलिए ब्रिटेन के पास एक एडवांटेज थी ऑफ अर्ली स्टार्ट, दैट वाज आल्सो द रीज़न कि वो अपनी मोनोपोली मेंटेन करके रखे थे। देन मिलिट्री स्किल एंड डिसिप्लिन। द ब्रिटिश सोल्जर्स वेर अ डिसिप्लिन्ड लॉट एंड वेल ट्रेंड। द ब्रिटिश कमांडर्स वे स्ट्रैटेजिस्ट हु ट्राइड न्यू टैक्टिक्स इन वॉरफेयर। तो जो इनके सोल्जर थे वो डिसिप्लिन्ड भी थे एंड वो ट्रेंड भी थे, और वो नई नई टैक्टिक्स अपनाते थे कि अच्छा अगर हम ऐसा करेंगे तो हो सकता है कि हम ज़्यादा जैसे आप देखोगे बहुत सारी जो पॉलिसी थी उनकी, वो इन्होंने ओरिजिनेट की थी, रिंग फेंस पॉलिसी, सब्सिडरी अलायंस। तो ये नई नई पॉलिसीज़ ट्राई करते रहते थे। तो इन वॉरफेयर ऑल्सो वो नई नई टैक्टिक्स अपनाते रहते थे उसी तरह। तो दिस ऑल्सो ये भी एक रीज़न था कि वो हर वॉर में इमर्ज हो जाते थे, क्योंकि बाकी जो सारी नेशंस थे वो ट्रेडिशनल मेथड पे वॉर लड़ रही थी, बट ये एडवांस्ड और न्यू टेक्निक्स पे लड़ रहे थे। देन वी हैव स्टेबल गवर्नमेंट। ब्रिटेन विटनेस्ड स्टेबल गवर्नमेंट विथ एफिशिएंट मोनार्क। तो यहाँ पे जो मोनार्क थे वो एफिशिएंट थे, और इनके पास जो गवर्नमेंट थी वो स्टेबल थी। अगर आपने वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ी होगी तो आपको ये पता होगा कि जैसे ऑल दी कंट्रीज़ ऑफ यूरोप, उसमें कोई ना कोई तरह का डिस्टर्बेंस था। जैसे अब फ्रांस में देख लो, फ्रांस में बार बार डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश हो रही थी, नहीं हो रही थी, तो दे वर इन अ सिचुएशन ऑफ फ्लक्स। बट ब्रिटेन क्या था, ब्रिटेन के पास एक एडवांटेज था क्योंकि वो पूरे यूरोप से
अलग था, लाइक एक देर इज़ अ सी इन बिटवीन द होल यूरोप एंड ब्रिटेन। तो इसीलिए ये क्या हुआ कि जो भी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बाकी कंट्रीज़ में थी, वो जल्दी से यूरोप तक, ब्रिटेन तक नहीं गई। तो ये सक्सेसफुल थे अपनी कंट्री में एक स्टेबल गवर्नमेंट मेंटेन करके रखने में। अगर गवर्नमेंट वहाँ पे स्टेबल थी तो वो अपने और काम पे ज़्यादा फोकस कर सकते हैं, खाली पॉलिटिकल स्टेबिलिटी पे नहीं। अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ही नहीं है तो आधा ध्यान तो यही रहेगा कि मतलब लाइक पॉलिटिकली हम कैसे कैसे स्टेबल रहें। बट ब्रिटेन उस थॉट से एकदम फ्री था, तो वो दूसरी कॉलोनीज पे ज़्यादा फोकस कर सकते थे। Lesser zeal for religion. Britain was less zealous about religion and less interested in spreading क्रिश्चियनिटी एज कम्पेयर्ड टू स्पेन, पोर्टुगल और डच। अब हमने एक चीज़ देखी थी, जो पोर्टुगीज़ थी वो क्या था, अब हमने भी देखा था कि मुस्लिम्स को प्रोसिक्यूट किया जा रहा था, उनकी जो मिशनरी एक्टिविटीज़ थी उससे लोगों के बीच में मतलब सस्पिशन चला गया था। तो जो ब्रिटेन था उनके अंदर लाइक ऐसे कोई वो अभी क्यूरोसिटी नहीं थी कि हमें पूरे मतलब लाइक नॉन क्रिश्चियन वर्ल्ड को क्रिश्चियन वर्ल्ड में कन्वर्ट करना है। देयर मेन मोटिव वॉज प्रॉफिट अर्निंग, और कॉलोनीज बनाना है, मार्केट बनाना है, ट्रेड पर फोकस करना है। तो दे वर मोर इंडस्ट्रियलाइज्ड और उनकी थॉट भी बिजनेस क्लास जैसी थी। तो वो मतलब लाइक रिलीजन को उतना बीच में लेकर नहीं आए, इसीलिए जो उनकी कॉलोनीज थी वो जल्दी से रिवोल्ट नहीं करती थी ब्रिटेन के अगेंस्ट, क्योंकि उस टाइम पर रिलीजन वॉज अ वेरी सेंसिटिव टॉपिक। तो ये अगर उस टॉपिक को ही टच नहीं कर रहे हैं तो नोबडी इज़ गोइंग टू थिंक कि आप थोड़े टाइम में हमारे ऊपर राज करने वाले हो। दे जस्ट केम एज अ ट्रेडिंग कंपनी। इसीलिए धीरे धीरे ये अपना जो पावर था वो स्टैब्लिश करते गए, जस्ट बिकॉज इन्होंने रिलीजन जैसे सेंसिटिव टॉपिक को टच नहीं किया। एंड द लास्ट पॉइंट इज़ यूज़ ऑफ डेट मार्केट। तो इन्होंने डेट मार्केट को यूज़ किया था अपने वॉर को फाइनेंस करने के लिए। तो ये एक और भी रीज़न था, क्योंकि जो सबसे फर्स्ट आपका जो सेंट्रल बैंक था, दैट इज सेंट्रल बैंक ऑफ इंग्लैंड, वो आपका ब्रिटेन में था कि बॉन्ड्स वगैरह इशू करते थे ताकि लोग मतलब बॉन्ड्स खरीदे, और जिस जो मतलब लाइक जो पैसे थे उससे ये और ज़्यादा अपनी कॉलोनीज़ एक्सपैंड करते थे, और ज़्यादा ट्रेड करते थे, और ज़्यादा फैक्ट्री इस्टेब्लिश करते थे। तो इनके पास सोर्स ऑफ फंडिंग लिमिटेड नहीं थी बाकी कंट्रीज़ की तरह। सो दैट वाज ऑल्सो अ रीज़न कि वो सक्सीड हो जाते थे, इनके पास वॉरफेयर की कमी नहीं होती थी, एंड मिलिट्री जर्नल वगैरह मतलब लाइक एकदम डिसिप्लिन्ड एंड हाईली एफिशिएंट थे। नेक्स्ट वी हैव फ्रेंच आए उसके बाद। तो अब हमने तीन देख लिए, दिस इज़ द फोर्थ कंट्री टू come to India, which is French. French East India Company was formed in 1664, establishing their first factory at सूरत। सो हमने देखा था कि ब्रिटेन की भी फर्स्ट फैक्ट्री सूरत में थी, एंड फ्रेंच की भी फर्स्ट फैक्ट्री सूरत में थी। द फर्स्ट फैक्ट्री was established by Francis Caron in 1664. Then we have Francis Martin, founded Pondicherry in 1673, and he became the first governor of Pondicherry. So अगर हम फर्स्ट गवर्नर जनरल आपसे पूछा जाए कि सबसे पहला गवर्नर कौन था फ्रेंच टेरिटरी का इंडिया में, सो इट वाज फ्रांसिस कैरन। सेकंड था आपका, इनको रिप्लेस किया फ्रांसिस मार्टिन ने। ही फाउंडेड पौंडीचेरी एंड ही बिकेम द फर्स्ट गवर्नर ऑफ पौंडीचेरी। माइंड माई वर्ड्स, इट इज़ द गवर्नर ऑफ पौंडीचेरी एंड नॉट द गवर्नर ऑफ फ्रेंच पोजिशंस इन इंडिया। Henceforth, Pondicherry became the headquarter of French possessions in India. तो जैसे इन्होंने पौंडीचेरी को फाउंड किया, इन्होंने उसको अपना हेडक्वार्टर बना दिया इंडिया के लाइक एम्पायर में। फ्रेंच के जो जितनी भी टेरिटरी थी उसका हेडक्वार्टर पौंडीचेरी था। In beginning of 18th century, English and French were competing for their supremacy in India, mainly in Carnatic and Bengal region. तो 18th सेंचुरी में हमने देखा कि फ्रेंच आ गया इंडिया में। तो अब ये क्या था, ये सुप्रीमेसी के लिए इनके बीच में लगातार फाइट हो रही थी ब्रिटेन एंड फ्रेंच के बीच में कि कौन अपनी मोनोपोली यहाँ पे इस्टेब्लिश करेगा। कौन से रीजन में हो रही थी मेनली फाइट? कर्नाटिक एंड बंगाल रीजन में।
ठीक है। अब इसको ये बताओ कि कर्नाटिक रीजन क्यों बोला जाता है। इसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न ये है कि सबसे बड़ा नहीं, दिस होल रीज़न इज़ कि ये नाम कोरोमंडल वाला, जो आपका कोरोमंडल कोस्ट वाला रीजन है, इसको ब्रिटेन ने कर्नाटिक रीजन की तरह वो किया था, क्या बोलते हैं, आइडेंटिफाई किया था। सो दैट वाज द मेन रीज़न कि इसको कर्नाटिक रीजन बोलते हैं। एज सच इसके पीछे और कोई वजह नहीं है। द ओनली रीज़न इज़ कि कोरोमंडल रीजन को ब्रिटेन ने कर्नाटिक रीजन की तरह आइडेंटिफाई किया था, एंड तभी से ये कर्नाटिक रीजन भी बोलते हैं। देन आफ्टर 3 कर्नाटिक वॉर, तो हमने देखा इनके बीच में फाइट हो रही थी फॉर सुप्रीमेसी। तो 3 कर्नाटिक वॉर होते हैं इनके बीच में। दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, क्योंकि बहुत बार पीसीएस वगैरह में ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि कर्नाटिक वॉर किन के बीच में हुआ था। सो इट इज़ इंग्लिश एंड फ्रेंच। ये आपका फाइनली फ्रेंच वर क्रश्ड एंड लिमिटेड टू पौंडीचेरी। सो दिस वॉज द आउटकम ऑफ द कर्नाटिक वॉर। तो फर्स्ट कर्नाटिक वॉर हुआ आपका 1740 to 48, which was an extension of rivalry, ended in 1748 by Treaty of Aix-la-Chapelle. इसमें एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है विच आई नीड टू टेल यू इज़, जो फर्स्ट एंड थर्ड कर्नाटिक वॉर है, इसका जो मेन रीज़न था कि ये वॉर क्यों हुआ था ब्रिटेन एंड फ्रेंच के बीच में। सो द रीज़न लाइड आउटसाइड इंडिया। रीज़न तो आउटसाइड इंडिया था, बट इंडिया में क्यों ये एक्सटेंड कर दिया गया, क्योंकि इंडिया में भी जो फ्रेंच थे वो अपना होल्ड मेंटेन करके रखे हुए थे। तो उनको पता था कि, बट वो भी अच्छे से जानते थे कि ब्रिटेन से कमज़ोर है वो इंडिया में, तो वो इंडिया में अपनी फ़ाइट को एक्सटेंड नहीं करना चाहते थे। बट ब्रिटेन ने क्या किया कि फ्रेंच को प्रोवोक करने के लिए उनकी जो शिप्स थी वो कैप्चर कर ली। अब उनकी शिप्स कैप्चर कर ली तो फ्रांस थोड़ी चुपचाप बैठेगा। उन्होंने क्या हुआ कि ये फुल फ्लेजेड वॉर में कन्वर्ट हो गया। इट वाज एक वो था, वैसे उकसाना बोल सकते हैं, वही था ब्रिटेन की तरफ से। और ये फुल फ्लेजेड वॉर जो कि आउटसाइड इंडिया चल रहा था ब्रिटेन एंड फ्रांस के बीच में, वो इंडिया में भी एक्सटेंड हो गया। ये 1748 में ख़त्म हुआ है और इसका आउटकम था ट्रीटी ऑफ एक्स-ले-चैपल। सेकेंड कर्नाटिक वॉर हुआ है 1749 एंड 254। इट वॉज इनकन्क्लूसिव, अंडरमाइंड द फ्रेंच एंड द इंग्लिश पावर इन साउथ इंडिया। ये क्या था, इसका जो आपका रीज़न था सेकेंड कर्नाटिक वॉर का, ये इंडिया के अंदर था। ठीक है, जैसे हमने देखा फर्स्ट एंड थर्ड कर्नाटिक वॉर का जो मेन रीज़न था वॉर का, विच इट लाइड आउटसाइड इंडिया, बट फॉर सेकेंड कर्नाटिक वॉर द रीज़न लाइड विद इन इंडिया। अब ये आपका कुछ एज सच इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि अभी तक ये ऐसे एग्जाम्स में पूछा नहीं गया है। बट ये मतलब ये था कि कर्नाटिक रीजन में जो सक्सेसर थे, इनके बीच में मतलब दो रूलर्स के बीच में फाइट थी, दैट हु विल सक्सीड टू द थ्रोन। एंड ब्रिटेन एंड जो फ्रेंच थे, दे सपोर्टेड दी अपोजिंग फोर्सेस। एक को ब्रिटेन ने सपोर्ट कर दिया और एक को फ्रांस ने सपोर्ट कर दिया। तो दिस वाज द मेन रीज़न इसमें। बट ये हुआ था कि जो अनवरुद्दीन थे, जो जिसको ब्रिटेन सपोर्ट कर रहा था, ही गॉट किल्ड इन द वॉर। एंड उसके बाद जो ट्रीटी टू द साउथ ऑफ कृष्णा रिवर जो थी, वो आपके उस टाइम के जो हमारे गवर्नर थे फ्रेंच गवर्नर इंडिया में, दैट वाज डुप्लेक्स, इनको वहाँ गवर्नर बना दिया गया था ऑफ ऑल द एरिया साउथ ऑफ रिवर कृष्णा। ये एक इम्पॉर्टेंट आउटकम हुआ सेकेंड कर्नाटिक वॉर का। बट उसके बाद ये भी हुआ था कि जस्ट बिकॉज द फ्रांस को इंडिया में भेजा गया था ट्रेड पर्पस से, बट ये इन्वॉल्व हो गए इंटरनल क्वारल में। तो डुप्लेक्स जो थे उस टाइम, डुप्लेक्स को वापस बुला लिया गया था जस्ट बिकॉज उनकी वजह से बहुत सारे फ्रांस के एक्सपेंस हो गए थे वॉर में। तो इससे जो फ्रांस गवर्नमेंट थी वो खुश नहीं थी, एंड डुप्लेक्स वाज कॉल्ड बैक टू फ्रांस एंड ही वाज रिप्लेस्ड बाय, आई गेस हिज नेम इज गोदेहू। ही वाज द नेक्स्ट गवर्नर ऑफ फ्रेंच पोजीशंस इन इंडिया। जो गोदेहू आए थे वो बहुत ही काम नेचर के थे।
ही लाइक व्हाट ही डिड कि वो ब्रिटेन के साथ मतलब लाइक समझौता करके रखना चाहते थे, क्योंकि उनको कोई वॉर नहीं चाहिए था। तो वो ऐसे ही मतलब पैक्ट वैक्ट साइन कर लेते हैं ब्रिटेन के साथ। तो उसके बाद वो डिसाइड करते हैं कि कोई भी इंटरनल क्वारल किसी भी किंग या रूलर के बीच में यहाँ पर हो रहा है, तो ना तो ब्रिटेन उनको सपोर्ट करेगा और ना ही फ्रेंच उनको सपोर्ट करेगा। इट वॉज लाइक डिसाइडेड, दो इट वॉज नॉट फॉलोड, बट इट वॉज डिसाइडेड इन द सेकेंड कर्नाटिक वॉर। थर्ड कर्नाटिक वॉर, जैसे कि हमने देखा कि इसका भी सोर्स आउटसाइड इंडिया था। ये डिसाइसिव वॉर था और इसका आउटकम हुई ट्रीटी ऑफ पेरिस। दिस आउटकम इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट, क्योंकि ये बहुत बार मैच द फॉलोइंग में आ जाते हैं, या तो अगर स्टेटमेंट वाइज भी आते हैं। तो इफ़ यू नो द आउटकम, इफ़ यू नो द ट्रीटी, यू विल बी एबल टू एलिमिनेट द ऑप्शंस। तो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट वी हैव डेन्स। तो फ्रेंच के बाद हमारे डेन्स आए। तो हमने देखा कि थर्ड कर्नाटिक वॉर के बाद ब्रिटेन का जो मोनोपोली स्टैब्लिश हो चुकी थी। फ्रांस जो था उस वो डिक्लाइन करने लग गया था। एंड जो लास्ट वॉर उनके बीच में होती है, दैट इज़ बैटल ऑफ वॉन्डी वॉश, उसमें फ्रेंच जो है वो एकदम ही ख़त्म हो जाता है। उसके मतलब लाइक कुछ ही एरिया में वो लाइक होल्ड रखते हैं, बाकी पूरे पे जो होल्ड था वो ब्रिटेन का और स्ट्रॉन्ग हो जाता है। एंड अब एकदम लाइक ऐसा था ना कि अब ब्रिटेन के पास ऐसा कोई पावरफुल ओपोनेंट नहीं था जो ब्रिटेन को रोक सकता था। सो दिस वाज द मेजर आउटकम ऑफ द बैटल ऑफ वॉन्डी वॉश, विच वॉज फॉट बिटवीन Britain and France, and French was defeated and Britain emerged victorious in that. Next we have Danes. So the Danish East India Company was established in 1616, and in 1620 they founded a factory at Trankebar near Tanjore on the eastern coast of India. So their first factory was at Trankebar near Tanjore. This is also important. Their principal settlement was at Srirampur near Calcutta. The Danish factory, which was were not important at any time, were sold to the British government in 1845. तो ये बोल रहे हैं कि लाइक जो डैनिश की कुछ भी फैक्ट्री भी थी इंडिया में, वो ऐसा जितनी इम्पोर्टेंट नहीं थी। जो थोड़ी बहुत भी थी जो कि नाम मात्र किसी काम की थी, वो भी उन्होंने ब्रिटेन को सेल कर दी थी। The Danes were better known for their missionary activities than for commerce. तो डेन्स मतलब वो अपनी मिशनरी एक्टिविटीज़ के लिए इंडिया में ज़्यादा जाने जाते हैं, क्योंकि ऐसा जो उनके ट्रेडिंग पोर्ट आप ज़्यादा सुनोगे नहीं, क्योंकि हम फिर भी डच वगैरह के सुन लेते हैं और पोर्टुगीज़ के भी हम सुनते हैं। बट डेन्स का जो इम्पोर्टेंट इंडिया में मेजर वर्क था वो खाली मिशनरी एक्टिविटीज़ से रिलेटेड था। एज सच ट्रेडिंग में उन्होंने उतना अपना कंट्रीब्यूशन दिया नहीं। सो वी फिनिश अप आवर फर्स्ट चैप्टर हियर। आई होप आप सभी को ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया है। इफ़ यू हैव एनी डाउट, प्लीज़ डू राइट इन द कमेंट सेक्शन, and subsequently we will be coming with the explanation of more chapters, and we will be covering the whole of spectrum and Ghatna Chakra, and this series will be a comprehensive one. If you like this series, please like, share and subscribe to our channel, and please do visit our channel. हमारे पास और भी बहुत सारे initiatives हैं। हम मेडिवल इंडिया भी कर रहे हैं थ्रू वन लाइनर्स। वी विल बी कवरिंग होल मेडिवल इंडिया थ्रू वन लाइनर्स एंड 500 क्वेश्चंस। और हमारी टेस्ट सीरीज़ भी चल रही है एंड लूसेंट सीरीज़ भी चल रही है। सो प्लीज़ विजिट आवर चैनल एंड डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।